हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? वैसे ठीक ही होगे। लॉकडाउन में हो ही क्या सकते हो। और सर बोर हो रहे हैं। बोर तो सब हो रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं। जान है तो जहान है। तो चलो बात करते हैं अपने चैप्टर की। फालतू बातें बहुत हो गई। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था 5 ईयर प्लान के लॉन्ग पीरियड गोल्स। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स और फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। ओके, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड गोल से। मैंने लॉन्ग पीरियड गोल आपको बता दिया था क्या क्या था। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके। शॉर्ट पीरियड गोल्स, आपको याद होगा तो मैंने कहा था शॉर्ट पीरियड गोल्स एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे कदम हम उठाते हैं उन्हीं को कहते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो ये जो शॉर्ट पीरियड गोल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मांग के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट पीरियड गोल चेंज होता है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब हुआ था तो इंडिया को एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत थी। इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया एग्रीकल्चर को बढ़ाने का। ओके। वहीं दूसरी सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखो कैसे चेंज हो रहा है ये शॉर्ट टर्म गोल। वहीं सेकेंड ईयर में प्लान में इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस सेकेंड गोल में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मांग थी उस टाइम पे। ओके। तो लॉन्ग ईयर से अगर आप कंपेयर करो, ग्रोथ जो है, लॉन्ग टर्म गोल है ग्रोथ, वो एक 20 साल 30 साल के लिए लंबा सा गोल है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए होते हैं। टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ओके, क्लियर होगा? क्लियर ही है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल से समझा दूं। जैसे आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है 15 साल बाद। अभी आप क्लास 6 में हो, तो आप हर साल कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ करोगे उस लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए, उस यूपीएससी को क्लियर करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ मेहनत करोगे। तो उसी को समझो, वो जो यूपीएससी हो गया आपका लॉन्ग पीरियड गोल हो गया, और ये हर साल आप जो छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हो, एक एक क्लास क्लियर करते जा रहे हो, वो आपका शॉर्ट टर्म हुआ। ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग टिल 1991। मतलब सर, मतलब ये कि इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी जो थी, प्लानिंग 1991 तक जो पॉलिसी हुई, उसकी फीचर्स क्या थी, उसकी क्वालिटी क्या थी, वो किस टाइप का था। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी उतना ही रोल होगा और गवर्नमेंट का सेक्टर का भी उतना ही रोल होगा। पर जो 1991 तक प्लानिंग हुई उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया पब्लिक सेक्टर को, ज़्यादातर पावर दी गई पब्लिक सेक्टर को। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन उस टाइम के प्लानर्स ये मानते थे कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा पावर देने से हमारा इंडियन इकोनॉमी जल्दी से ग्रोथ करेगा, इसलिए 1991 तक ज़्यादा रिलायंस पब्लिक सेक्टर पे था। ओके, क्लियर है? सेकेंड, ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। ओके, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको आप बुक से ज़रूर पढ़िएगा। सेकेंड है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाने लगा। प्राइवेट सेक्टर को इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी गई कि तुम जो चाहो वो करो, उनको कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, क्योंकि प्लानर्स और पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ कर पाए। ओके, तो इसमें क्या होता था, कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते थे, कई सारे बवाल कर दिए थे जिससे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में रहे और गवर्नमेंट सेक्टर आगे रहे। ठीक है। तो तीसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें इस फीचर के अकॉर्डिंग छोटी इंडस्ट्रीज को जो नई नई सेटअप हुई थी, स्मॉल स्केल की होती थी, उनको गवर्नमेंट हेल्प करती थी, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती थी ऑलरेडी डेवलप्ड थी उनको रेगुलेट करती थी।
मतलब समझ नहीं आया सर। मतलब अगर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, अभी छोटी सी है, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट उसको हेल्प करती थी, उसको कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए, कई सारी कंडीशंस दी जिससे वो ग्रोथ कर पाए, और उसके कंपटीशन को भी कम किया, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रोकने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, रेगुलेट किया कि वो ज़्यादा ना बढ़े और छोटी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सके। समझ रहे हो आप? नहीं समझ में आ रहा हो सर, आपने घुमा दिया। घुमा दिया तो क्लियरली सुनो फिर से कि गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, उनको कंट्रोल किया ताकि छोटी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सके। क्लास के एग्जाम्पल से समझिए, क्लास में बहुत तेज बच्चा हमेशा वही आंसर देता रहता है, हमेशा हमेशा वही आंसर देगा, तो टीचर उसको रोकने लगे, गवर्नमेंट, टीचर गवर्नमेंट है, उसको रोकने लगे कि तुम ही मत किया करो सब कुछ, बाकी लोगों को भी मौका दो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दो। वही कंडीशन। एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बहुत तेज बच्चा है वो, उसको गवर्नमेंट ने, टीचर ने रोका कि छोटे लोगों को भी पढ़ने दो, सिर्फ तुम ही ना बोला करो क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्थ जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। मतलब सर, मतलब हर चीज का यार तुम लोग मतलब ही समझते हो, छोटी सी बात है, समझ लो। हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे आयरन हो गई, स्टील हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्रीज, इन सबको डेवलप्ड किया गया, डेवलप्ड करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली, आयरन की, स्टील की, ये ही इंडस्ट्रीज को बनाने में मदद करेंगी आगे। तो इसलिए इनको काफी डेवलप्ड किया गया, इनको डेवलप करने के लिए काफी कोशिश की गई। इससे पता चलता है क्या कि हैवी इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड थी उस टाइम पे। फिफ्थ जो है, जोर दिया गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे लोगों से कहा गया कि आप सेव करो और इन्वेस्ट करो, लेकिन कहने से तो कोई मानेगा नहीं, हम क्यों सेव करें, हमें क्या मिलेगा। गवर्नमेंट ने बैंक में सेविंग करने पे, पैसे जमा करने पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया कि अगर आप 500 रुपए जमा करते हो तो उस पे आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जब आप पैसे निकालोगे तो आपको 600 मिलेंगे, तो आप जरूर जमा करोगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी चालें चली जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप लोग पैसे सेव करो, इन्वेस्ट करो। ओके, इन्वेस्ट करने के लिए क्या किया? सब्सिडीज दी कि आप इन्वेस्ट करोगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे। इससे लोगों के अंदर सेव और इन्वेस्ट करने की काफी जागरूकता बढ़ी। ठीक है। सिक्स है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। गवर्नमेंट ने अपने इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए फॉरेन इंडस्ट्रीज को रोका, इंडिया से आने के लिए, इंडिया में आने के लिए कई सारे ऐसे रूल्स बनाए जिससे बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं आ सकती थी। कई सारे ऐसे गेम्स खेले जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, फॉरेन को रोका जा सके। ओके। सिक्स है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को मना किया। गवर्नमेंट में फोकस इस पे किया कि हम अपने इंडिया को इतना डेवलप्ड कर लें कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। उस टाइम पे इंडिया को यूएसए से खाने के लिए दाल चावल तक लाने पड़ते थे, इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये फोकस किया जो चीजें हम खुद ही बना सकते हैं वो बाहर से क्यों लाएं। तो उन लोगों ने फॉरेन कंपटीशन को रोका इसलिए, ठीक है, और इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की। अब आपको क्लियर होगा, काफी जल्दी जल्दी मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि कई बहुत लंबी टॉपिक है, बहुत लंबा चैप्टर, इसलिए मैंने आप बुक से जरूर पढ़ लेना। ओके। अब पढ़ते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट्स ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग मीन्स कि ये जो प्लानिंग हुई 1991 तक, उससे अचीवमेंट क्या हुआ और सक्सेस क्या थी, उसकी सक्सेस रेट हम पढ़ते हैं उसका। पहला जो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये प्लानिंग करने से इंडियन इकोनॉमी का नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ। पहले ब्रिटिश से पहले था नेशनल इनकम 0.5 पर एनम, मतलब हर साल सिर्फ 0.5% ही नेशनल इनकम बढ़ता था इंडिया का, लेकिन प्लानिंग के बाद ये 5% पर एनम हो गया।
और प्लानिंग के बाद ये बढ़ता ही गया, हर साल हर 5 ईयर प्लान के बाद ये नेशनल इनकम बढ़ता ही गया। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होती है ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंट्री, जितने भी लोग हैं उनसे कितनी इनकम आ रही है उसी को कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, ये ब्रिटिश से पहले था, ब्रिटिश के टाइम पे था 0.5 पर एनएम, उसके बाद बढ़ता गया 5 एनएम 10 एनएम, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। ओके, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम सेकेंड टॉपिक है। ब्रिटिश के से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले पर कैपिटा इनकम जीरो था, ना के बराबर, नॉशनल जीरो था। पर प्लानिंग के टाइम ये बढ़ा 2.9% पर एनम, और बढ़ता ही क्या, पहले फर्स्ट ईयर प्लान में ये था 2.6%, सेकेंड प्लान में 2.0%, और थर्ड प्लान में जाके हो गया 0.4%। फिर अगले प्लान में बढ़ा, फिर घटा, ऐसे ऐसे होते होते इसने काफ़ी डेवलपमेंट की, कभी लो हुआ, कभी डेवलप्ड हुआ, कभी लो हुआ। तो ये था पर कैपिटा इनकम की कंडीशन। अच्छा, मैं ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बुक खोलोगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, जैसे किस साल कितना बढ़ा कितना घटा। तो आप जब उसको बुक से पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज जब तक दिखे ना हमें तब तक हमें नहीं समझ में आती हैं। तो आप देख लेना अपने बुक से खोल के। थर्ड जो है वो है राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाना, कैपिटल रॉ मटेरियल्स, गुड्स बनाने। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट और एक सेविंग, जो हमने पहले बात की कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर दिया इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था काफ़ी ग्रोथ हुआ इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे गेम्स खेले थे। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट पे उन लोगों ने सब्सिडीज दी और सेविंग्स पे उन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, तो इसलिए लोगों ने इन्वेस्ट किया और सेव किया, इससे कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कंट्री का। ठीक है, फोर्थ जो है वो है इंटरनेशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। कई सारी चेंजेस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पूरा ये जो टॉपिक है इसका पूरा एक चैप्टर है, इसको हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। ओके, तो इसको ज़्यादा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसको छोड़ते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रोथ हुई इस टाइम पे। बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्री, बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्री में क्या आती हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर, मशीनरी, इन लोगों ने ग्रोथ दिखाई। और कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट कंज्यूमर इन्वेस्ट कर, जैसे कॉम्ब हो गया, पेन पेंसिल, ये सब, इन सब इंडस्ट्रीज में काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया इंडिया। इतना मॉडर्नाइज हो गया कि उसको कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो अपने इंडिया के लोगों का पेट भर सकता था आसानी से। ठीक है, ये भी चैप्टर हम जाके चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे, फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो है इंडस्ट्री सेक्टर, तो इसको भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। सिक्स्थ है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हुआ, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हुई, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हुई। मतलब सिंपली कि काफ़ी डेवलप्ड हुआ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी टाइम पे आईटी टेक्नोलॉजी जो है, आईटी सेक्टर जो है, उसने भी काफ़ी ग्रोथ की और इंडिया को एक ग्लोबल रैंक दिलाया, पूरे वर्ल्ड में एक सुपीरियर आईटी कंट्री बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेवलप्ड हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हुआ, जिसमें आता है हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ख़राब थी इंडिया की, 32 ईयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रिटिश के टाइम पे इंडियंस की। उसके बाद ये प्लानिंग जब हुई 2012, 15, 18 तक, वो अब 65 ईयर्स हो गई। एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हुई, डेथ रेट भी ज़्यादा कम हुई, काफ़ी ग्रोथ हुआ इंडिया का। ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एथ है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंडिया ने कई सारी कोशिशें की। हर 5 ईयर प्लान में, हर प्लान में एम्प्लॉयमेंट में जोर दिया जाता है, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो हाँ,
अच्छी कंडीशन हुई, ब्रिटिश के टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेहतर कंडीशन हुई एम्प्लॉयमेंट के मामले में इंडिया की। जीडीपी बढ़ा इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। नाइन्थ है इंटरनेशनल ट्रेड। अब कहोगे आप सर इंटरनेशनल ट्रेड तो पहले भी इंडिया करती थी, अब क्या बात कर रहे हैं इसकी। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड पहले भी इंडिया करती थी ब्रिटिश के टाइम पे, लेकिन वो किसके साथ करती थी, वो करती थी ब्रिटेन के साथ। अब 5 ईयर प्लान्स में इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ग्रोथ हुआ इंडिया का। पहले इंडिया रॉ मटेरियल भेजता था, लेकिन अब 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे ये फिनिश गुड्स भी भेजने लगा, काफ़ी डेवलप्ड हुआ, कुछ डिमांड्स होने लगी, ज़्यादातर डिमांड इंडिया के प्रोडक्ट्स की होने लगी वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, तो आपने समझा सब कुछ? नहीं समझा तो फिर से समझा देते, मैं रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या अचीवमेंट्स है गोल्स ऑफ प्लानिंग का। इंक्रीज इन नेशनल इनकम बढ़ा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, राइज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा हुआ, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल चेंज हुई एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुई, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हुई। ओके, तो ये सब थी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब हम ये जानते हैं कि कमी कहाँ रह गई प्लानिंग में। इतना सब कुछ हुआ, अगर इतना ग्रोथ हुआ, इतनी अचीवमेंट हुई इंडिया की, फिर भी हमारा इंडिया आज ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं तो कमी रही गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं उन कमी की कि क्या कमी हुई हमारे इंडियन इकोनॉमी में। पहली जो कमी हुई, पॉवर्टी। 5 ईयर प्लानिंग ने बहुत फोकस किया कि इंडिया से गरीबी को हटा दिया जाए, एकदम गरीबी ना के बराबर कर दी जाए, पर सक्सेस नहीं हुआ। आज भी आप देखोगे गरीबी की क्या कंडीशन है। मोर देन 50% ऑफ इंडियंस आर पुअर। इतनी बुरी कंडीशन है गरीबी की। लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, शेल्टर, फूड्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हम प्लानिंग का कि इंडिया ने पॉवर्टी को दूर नहीं कर पाया, प्लानिंग ने इंडिया से पॉवर्टी को दूर नहीं किया। सेकेंड है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। बहुत फोकस किया प्लानिंग की कि महंगाई को कम कर दिया जाए, इंडिया से महंगाई को खत्म कर दिया जाए, पर नहीं खत्म हुआ। आज भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी काफी बड़ा झटका है प्लानिंग को। थर्ड जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। मैंने बोला बहुत बार एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, लॉन्ग पीरियड गोल में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की और अचीवमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट की बात की, पर इतनी मेहनत के बाद हर 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कोई पॉलिसी होती है, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी कोशिशों के बाद भी प्लानिंग अभी तक इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं कर पाया है। ठीक है, फोर्थ है डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा कि अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट्स पहले बात की आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया था इंडिया का। आप कहोगे सर आप दो तरह की बातें करते हैं, अभी तक बोला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, अब बोल रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। तो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ डेवलप, लेकिन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। अब कोरोना में ही देख लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आज जब देश को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, तो क्या मिल पा रहा है? क्या सबके चेकअप हो पा रहे हैं घर घर जाके इन कोरोना की? नहीं ना। तो आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, ग्रोथ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कॉलेजेस बने, बिल्डिंग्स बने, रोड्स बने, हॉस्पिटल्स बने, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, कमी है कहीं ना कहीं उसकी। तो ये भी एक फेलियर है प्लानिंग का। अनइक्वालिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग पीरियड गोल था कि सबको बराबरी से रखेंगे, अमीर गरीब की भेदभाव नहीं होंगे, सोशल इक्वालिटी होगी, सबके पास इक्वल पैसे होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन आज भी नहीं मिल पा रहा है। अभी भी इनइक्वालिटी है कंट्री में। तो ये भी एक प्लानिंग का बहुत बड़ा झटका है कि वो अभी तक इक्वालिटी नहीं ला पाई, ना पैसों के मामले में, ना अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। आज भी देश में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थे फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या थे फेलियर्स? पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल 5 ईयर प्लान का चैप्टर। हमने 2 पार्ट्स में पढ़े। पहला जो लेक्चर है वो गोल्स है और दूसरा प्रॉब्लम्स
और अचीवमेंट्स की बात की हमने। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या प्रॉब्लम थी आई, ठीक है। तो आप लोग फिर से पढ़ लेना जाके ये चैप्टर, प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये पूरे यूनिट से। जो मैं चैप्टर अभी कवर कर रहा हूँ, हमने पहला चैप्टर पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड पढ़ा 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, थर्ड फोर्थ जो हम पढ़ेंगे ये सब से आता है 12 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इन सबको अच्छे से फोकस करना, वन वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना। ओके स्टूडेंट्स।